दोस्तों सुबह के 11 बजे हैं, मेरे ख्याल से जोश में कोई कमी नहीं होगी, तो जोरदार तालियां बजाइए। डिप्टी सीएम विधानसभा का सत्र छोड़कर हमारे बीच आए हैं, आप सबके बीच में मौजूद हैं। ब्रजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम्स नाउ नवभारत के इस मंच पे आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश भाई, जब 10वीं की परीक्षा आती है ना बोर्ड की, तो बच्चा जैसे 9वीं पास होता है तो माँ बाप पढ़ने बिठा देते हैं कि पहला बोर्ड है, पहला बोर्ड है। तो 9वीं चल रही है आपकी, 10वां अगले साल है, सरकार का एग्ज़ाम आ गया है, परीक्षा सर पे है। ऐसी एक चीज़ जो इन 9 सालों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही और जिस वजह से 10वीं का एग्ज़ाम आप उत्तीर्ण करेंगे, वो कौन सी है? दरअसल उत्तर प्रदेश को लेकर के जो चर्चाएं थीं 17 से पहले, वो एक बीमारू राज्य, बुरी तरह से लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब, उत्तर प्रदेश का कुछ हो नहीं सकता, उत्तर प्रदेश के नाम को लेकर के लोगों का विचार बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन हमने समेकित विकास किया है। अगर एक लाइन में कहें कि पूरी तरह से होल डेवलपमेंट, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल और लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ आपको बेहतर मिलेगा। और उत्तर प्रदेश राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, उत्तर प्रदेश पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। और जो आपने कहा ना कि इम्तहान आ गया, इम्तहान के समय माता पिता तनाव में रहते हैं, बच्चा तनाव में रहता है, उत्तर प्रदेश सरकार एकदम तनाव में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एकदम तनाव में नहीं है। सबसे बड़ा कारण उसका यह है कि हम डे टू डे काम कर रहे हैं। हमने पहले दिन से इम्तहान माना है। जो सरकार में जब काम करने का अवसर जनता जनार्दन देती है, तो जनता जनार्दन भगवान का स्वरूप होती है और हम कार्यकर्ता हैं। हम केवल कुछ समय के लिए मुझे काम करने का अवसर मिला है। ये कोई आराम की जगह नहीं है, ये सेवा का हमें अवसर मिला है। हमने पहले दिन से 2017 में जब काम करने का अवसर मिला और आज हम 2026 में बैठे हैं, एक एक दिन का हिसाब है मेरे पास, आप सोशल मीडिया पर चेक कर सकते हैं। और प्रतिदिन जनता के हित के लिए, जनता के बीच में रहकर काम करती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अन्य दलों से इस दल में थोड़ा अंतर आपको नजर आएगा। जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल हैं, ये चुनाव के समय सो के उठते हैं। आप पता करिए जाकर के इन लोगों का, जरा सोशल मीडिया चेक करिए। सबसे बड़ा आजकल क्या है कि करंट देखना है आपको। आप लोग भी सहमत होंगे, अगर पूरे कढ़ाई का चावल देखना है तो एक चावल निकाल लीजिए, किसी का सोशल मीडिया चेक करिए कि कै बजे पहली एक्टिविटी शुरू होती है। तो आप कांग्रेस का देखेंगे, राहुल गांधी जी की एक्टिविटी 12 बजे पहले आपको नहीं मिलेगी। आप चेक कर लो, अभी चेक करो आप। और समाजवादी पार्टी के मुखिया की भी एक्टिविटी आपको 12 बजे 1 बजे पहले नहीं मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी की मेरी एक्टिविटी देखो, आप देखेंगे पहला कार्यक्रम हमारा 9 बजे, आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंस आपको दिख जाएगी। आप चेक करो, सब लोग तो पब्लिक डोमेन में है। मेरा मानना है, और उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं पूछता हूं, सभी लोग यूपी के होंगे, मैं ऐसा समझता हूं जी, आज यूपी की व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है। मुझे अच्छी तरह याद है, 17 से पहले जैसे ही दिल्ली से गाजियाबाद आते थे, मतलब टूटी सड़क, लाइन ऑर्डर की चुनौती, शाम को अम्मा कहने लगती थी 5 बज गया, 6 बज गया, जल्दी आ जाओ। और सुनिए, बिजली, पहले बताना भैया, कुछ लोग मेरी बात को अगर गलत हो तो सही हो, सहमति दीजिएगा, हाथ उठा करके दीजिए सहमति। 1 हफ्ता बिजली दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी। हमारे यहाँ जीजा फूफा सबसे बड़ा पद होता है रिश्तेदारी में, होता है ना भैया। जीजा आते थे, पूछते थे बत्ती दिन की है कि रात की। गांव में फर्राटा फैन लगाया जाता था जीजा जी के लिए, जनरेटर ला करके। पूछिए, लगता था फर्राटा फैन की नहीं? और किराए से फर्राटा फैन लाया गया, जनरेटर लगाया गया, इन्वर्टर लगाया गया। अब किसी भी गांव में उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हर गांव में आपको कम से कम कई घरों में, 2-3 घरों में एसी लगा मिल ही जाएगा। पूरे इंटायर स्टेट में हर गांव में 58,000 ग्राम पंचायतें हैं। 58,000 ग्राम पंचायतों के साथ, हर ग्राम पंचायत के साथ 10-12 गांव जुड़े हैं। सभी गांव में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सभी गांव में वातानुकूलित संयंत्र, जो दिल्ली में उद्योगपति लगा करके मिलेनियर बैठा हुआ है, आज उत्तर प्रदेश का ग्रामीण वातानुकूलित में रहने का हकदार है, बराबर का हक देने का काम है। हो गया। अब मैं पूछूं काउंटर। क्या इसीलिए ब्रजेश पाठक साहब ने, कि वो आज नवभारत के मंच पे आए और उपलब्धियां गिनाए, क्या इसीलिए ब्रजेश जी ने पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, फिर कांग्रेस छोड़ी, फिर बसपा ज्वाइन की, फिर बसपा छोड़ी? भैया, मैं जानता हूं आपको, मेरी बात आप सुन लो। किसी भी राजनेता के इतिहास आप निकालिए, मैं नेताजी का कहता हूं,
सम्मान से जिनको नेताजी सब लोग कहते हैं, नाम नहीं लेंगे, आप उनका निकालिए। पहले लोक दल, फिर बीकेडी, फिर उसके बाद जनता दल, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी। एक नेता बनाने में पीढ़ी लग जाती है, और हमारे पीछे कोई नेता नहीं है। हमारे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं, किसी पद पर नहीं रहे। मैं जनता के प्यार की वजह से यहां पहुंचा हूं, और जनता जैसा चाहती है मैं जनता की सेवा करता हूं। आप पता कर लीजिए, इंटायर पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में आपको 1000, 1500, 500 आदमी मेरे मित्र मिल जाएंगे, और यही हमारी पूंजी है। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर सेवा करते हैं। आप पता कर लीजिए, किसी से भी हमारे पास जो लोग आते हैं, हम उनसे ये नहीं पूछते हैं कि आप कहां से आए हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो। हम सबको समभाव से लेते हैं, और मेरा मानना है किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक जीवन में है, उसको जनता जनार्दन की सेवा करना चाहिए। और भारत की जो संस्कृति है, ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी की है, जिन्होंने कहा था कि हम उस ईश्वर की पूजा करते हैं जिसे सामान्य लोग इंसान कहते हैं या मानव कहते हैं। हम स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर कि जब तक चलते रहो, जब तक ध्येय नहीं मिल जाए, जब तक विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा नहीं हो जाएगा, उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता रहेगा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुरूप। मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा था उप मुख्यमंत्री जी, कि आप जिसकी टीम के सिपाही हैं, वो व्यक्ति एक ही पार्टी में रहा, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी। आप जरा उनका देखिए, हमको हमारा मुंह मत खोलवाइए, हमारा मुंह मत खोलवाइए। आपके पास आपने फिर रिसर्च करिए, आप रिसर्च करिए, उसमें संशोधन करिए। मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। बोलिए ना। मैं नहीं कहूंगा, मैं क्यों कहूंगा? क्यों? नरेंद्र मोदी जी रिसर्च आप नहीं, मेरा ये कहना है आप रिसर्च करें सेकंड नाम पर जो आपने कहा, और हमसे मत कहलाएं। अच्छा, योगी जी के लिए बोल, मुझे क्यों कहला रहे हैं? मुझे मैंने कुछ नहीं, मेरे नेता से क्यों पंगा कराना है भैया? नहीं, मैं तो पूछ रहा था आपसे। मैं कुछ नहीं कहने वाला, आप रिसर्च टीम को कहिए फिर रिसर्च करें। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, मैं सिंपल सी बात है, क्या आप ब्रजेश पाठक आप भारतीय जनता पार्टी में ही मैं भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं? मैं भारतीय जनता पार्टी में जब तक जिंदा हूं, और मेरा परिवार भी रहेगा, कि यही एक पार्टी है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को नंबर 1 पर लाने का काम कर रही है। 11वें नंबर से 2014 से आज हम 4थे नंबर पर हैं, और बड़े बड़े दुनिया के अर्थशास्त्री मानते हैं कि हम 3रे नंबर पर शीघ्र होंगे। और कहां अर्थव्यवस्था हमारी कहां जा रही थी? आज प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों का भरोसा बढ़ा है। कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक में भारत माता का तिरंगा है। ये मैं आप अभी भी ये मुझे समझाने में यूपी की जनता को एक काम मैंने आपसे पूछा था, आपने पूरा सीवी पढ़ दिया। इन 9 सालों में सबसे बेहतरीन एक काम जो आप लोगों ने कर दिया, जिसकी बिना पर आपको अगला चुनाव जीतना है, सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर या अर्थव्यवस्था? काम को छोड़िए, नैरेटिव बदल दिया है। अगर एक कहें तो हमने उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल दिया है। पूरे देश दुनिया में जाकर पूछिए, उत्तर प्रदेश का जो विमर्श था बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश राज्य उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है। पर फिर क्यों हुआ लोकसभा के चुनावों में कि सपा बड़ी पार्टी बन गई? अगर आपने काम किया था 24 में, तो बीजेपी नंबर 2 पे कैसे आ गई? स्पष्ट कर दूं, एक तो अति विश्वास होता है, दूसरा जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, इन लोगों ने एनजीओ के माध्यम से गांव-गांव में फार्म भरवाए कि 8400 रुपया महीना महिलाओं के खाते में आएगा। लाखों फार्म हर लोकसभा में भरे गए, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने मंच साझा करके कहा फटाफट सटासट खटाखट पैसा आएगा। आपके टेलीविजन पर भी चला था? कहो हाँ, बताओ ना। क्यों मैं कहूँ? आप रिसर्च करिए ना। आपके टेलीविजन पर चला था। आप रिसर्च कराइए अपनी टीम से। आपके टीम से करा रहे थे सुमित जी। आप अपनी टीम से देखिए, ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। आप हमारी बात को दोहरा रहे हैं। आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। ये आपके टेलीविजन पर चला था, ये तो कह दीजिए। फटाफट सटासट खटाखट। आप लोग बताइए, चला था कि नहीं चला था? भैया चला था। अच्छा, वो हो गया। दूसरा, इन लोगों ने क्या किया? दूसरा एक और सुमित जी, इन लोगों ने क्या किया? भैया आप लोगों से बात करें, सुमित जी तो सहमत नहीं होते हैं। देखिए, इन लोगों ने संविधान की किताब पकड़ी 24 में। बताओ भैया, पकड़ी? क्यों पकड़ी? कहा कि संविधान को ये लोग बदलेंगे। मेरा आपसे कहना है, कांग्रेस पार्टी संविधान बदलने की चिंता कर रही है। 75 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी को जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डिबायर कर दिया चुनाव से, और कहा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, रातों रात राष्ट्रपति महोदया को क्या किया उन्होंने? दस्तखत करा करके सुबह 6 बजे जब देश जाग कर उठा 1975 में, क्या हुआ था? देश में आपातकाल की घोषणा की गई है, आपका भी गला घोट दिया गया था। मैं 24 की बात कर रहा हूं, सेंसरशिप लगा दी गई थी। मैं बता रहा हूं आपको, मैं 24 की बात कर रहा हूं। ये वही लोग हैं, ये उन्हीं के, इन्हीं जनता ने भरोसा किया ना यूपी की। मैं कहता रहा हूं, गलतफहमी
काठ की हांडी एक बार चढ़ती है सुमित जी, बार बार नहीं चढ़ सकती। लकड़ी की हांडी केवल एक बार खिचड़ी पका सकते हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की इस मिली भगत को प्रदेश की जनता, देश की जनता जान चुकी है। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? ऐसा क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? मेरा मानना है, अगला चुनाव हार मेरा मानना है कि एक तो जनता का भरोसा हमने जीता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। 45 लाख करोड़ से अधिक के पैकेज एमओयू साइन के उनको धरातल पर उतारने पर काम चल रहा है। आज भारत में जितने भी मोबाइल उपयोग में हम लोग लाते हैं उसका 65% हिस्सा उत्तर प्रदेश में बनता है। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री सैमसंग नोएडा में आपके पड़ोस में स्थित है। और डिफेंस सेक्टर में उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहते थे लोग सपा कांग्रेस रिजिम में या विपक्षी सरकारों में, नाम नहीं लेते हैं, कि कट्टे उत्तर प्रदेश में अच्छे मिलते हैं। आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल अच्छी मिलती है जो दुनिया को आकर्षित कर रही है। पाकिस्तान में बैठा आतंकवादी जब भारत के बेटियों के सिंदूर को पूछने का काम करता है तो लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल उन मौलाना लोगों को, उनकी खानदान को मिटाने का काम करती है। एक मौलाना रोता है कि 14 लोग हमारे काल कलवित हुए हैं। यह है लखनऊ की ताकत, प्रदेश की ताकत। आप मौलाना स्पेसिफिकली बोल रहे हैं बार बार। अच्छा, रोया कौन था? आपको दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। उस दिन कहा, मैंने, आप एक काम करो, मेरी बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि सपा जो है वो मुसलमानों को उसको वोट ना दे, हाँ, तो 2 टके की पार्टी। आपने कहा ना, मैंने कहा, मैं आपने डाबर बाबर की बात के नारा दिया, आपने कहा ना, मैंने कहा, वायरल हुआ। मैंने कहा आपको मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? मेरी बात सुमित भैया सुन लो। आपने मेरी बात सुन लो, कहा, पहले मेरी बात सुन, पहले मेरी बात, मौलाना कौन? पहले मैं साफ कर रहा हूँ जी। अल्पसंख्यक समाज मेरे मित्र हैं। आप आज प्रदेश के और देश के जो पहुंचे हुए मौलाना जिनको आप जानते हो, मौलाना खालिद फिरंगी महली, आप देश भर उनको जानता है। मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, आप फोन मिला पूछो, वो हमारे साथ खड़े हैं। सिया समाज में जितने भी नेता हैं, चाहे मानी मौलाना कल्बे सादिक साहब हों, कल्बे जवाद हों, कल्बे सादिक साहब मरहूम हो गए, नहीं रहे, चाहे यासूब अब्बास हों, चाहे हसनैन साहब हों, जितने हैं सभी हमारे पारिवारिक मित्र हैं। हम सबका साथ खड़े रहते हैं काम के लिए। लेकिन बाबर आक्रांता था, इसमें कहने में क्या डर है आपको? था कि नहीं था लुटेरा? आप बताओ जरा, आप उसको महिमा मंडित करेंगे? हमने वो कहा है, हम आज फिर कहते हैं, हम आक्रांताओं के खिलाफ हैं। जिन लोगों ने हमारी सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाई है, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा है, हम उनके हमेशा खिलाफ रहेंगे। कौन कौन आक्रांता थे? आवाज ना लिस्ट दे दीजिए मुझे आप। बाबर के बाद और कौन, कितने नाम और हैं? ये आप जान लीजिए, जितने भी अटैक हुए हैं और उन्होंने ही किए हैं, कोई एक नाम बताइए ना। बाबर के अलावा और कौन कौन से नाम? आज क्लियर कर दीजिए मान्यवर, लखनऊ के आवाम को, यूपी के आवाम को क्लियर हो जाए। पूरे देश जानता है, उसका इतिहास में सब कुछ दर्ज है। लेकिन उस विषय पर हम जाना नहीं चाहते। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। हम तब भी उनके ईदगाह में जाते हैं और आज भी जाते हैं और कल भी हम उनके यहाँ जाते हैं और वो मेरे यहाँ आते हैं। हमारा रिश्ता बहुत ही मोहब्बत भरा हुआ है। 80-20 की बात क्यों करते हैं आप लोग? बाबर की बात क्यों करते हैं? मेरी ये बात मैसेज क्यों देते हैं कि मैं बता रहा हूं, डर के रहो? अच्छा बताइए, बाबर क्या उन्हीं का है? बाबर क्या हिंदुस्तान पर जब हमला हुआ तो क्या उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाई थी? क्यों आप चिंता करते हैं उनकी? क्यों चिंता करते हैं? उन्हीं की जिनका नाम आप ले रहे हैं। किन की? उन्हीं की जिनका आप नाम ले रहे हैं। आप नाम भी नहीं लेंगे? नाम हम भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे आप? अरे हम इसलिए नहीं लेंगे कि हम सबके साथ खड़े हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा क्या कि अयोध्या में उस जगह से दूर बाबरी मस्जिद, एक मस्जिद बननी चाहिए। हाँ? है ना? उस पे क्या कर रही है आपकी सरकार? क्या इनिशिएटिव ले रही है आपकी सरकार को बनाना है? नहीं, इनिशिएटिव तो ले सकती है, मंच हम तो ले सकती क्या है, लेंगे? बुला तो सकती है। जमीन अलाट हो गई है, जमीन के अलाट हो, कोई पीड़ा हो, दरखास्त आवे, हम काम करेंगे। कोई दरखास्त नहीं आ रही है हमारे पास, कोई सूचना नहीं। इतने हमारे पास कोई सूचना नहीं है। इन लोगों से बुला के बात करिए ना। सुमित जी, अगर किसी को परेशानी है तो वो हमारे कान में कह दे, दरखास्त न दे, हम उसकी मदद करेंगे। अभी हमारे क्यों कहेगा? हमारे पास की कोई सूचना नहीं है। माननीय न्यायालय ने जो कहा उसको अनुसार काम करना है। हमने अपना बना लिया है, ये आदेश हमें मिला था, हमने बना लिया अपने। अच्छा, जो बना है वो आपने बनाया है, जो बनाना है वो आपने नहीं बनाया? भैया वो ट्रस्ट ने बनाया। ट्रस्ट ने बनाया, ऐसे बोलिए ना कि ट्रस्ट ने बनाया। अपना श्रेय मत लीजिए। मेरी बात समझ पाए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में अयोध्या में खाल ना निकालो। अरे मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ट्रस्ट में इसलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर सनातन धर्मी का मन उसमें लगा रहता है, इसलिए अपना कहता हूं मैं।
अब सरकार का काम सबका साथ सबका विकास है। आपने एक का विकास तो कर दिया, दूसरे का विकास कब करेंगे? दूसरी जगह पर कब भैया धार्मिक स्थल बनेगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको आप अध्ययन करो, उसमें उनको अपना कमेटी बना के बनावे और कुछ कमी घटी हो तो बतावे, है ना? तो आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे आप लोग? अच्छा, आप अगर हम ले लें तो एक और बवाल मेरे सर पे डालोगे आप? हम क्या डालेंगे, हम तो खुश हो जाएंगे। कुछ नहीं, क्या आप 80-20 की नहीं, आप 100-0 की बात कर रहे हैं? पूछो, आप उनसे पूछो, अगर ये दायित्व मुझे दे दें तो हम उनकी मदद कर देंगे, आप उनसे पूछ लो। अच्छा, किन से? जो लोग पीड़ित हैं आपकी नजर में। अच्छा, तो जो लोग पीड़ित लोग हैं, सुन लो भाई, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी ये इनिशिएटिव लेने को तैयार हैं, इनके पास आइए। मैं तैयार हूं, जो भी पीड़ित है, जो भी वंचित है, मेरा धर्म है कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं। तो फिर आप इस तरह की बात मत करा करिए। कौन सी बात? 80-20 वाली बात। मैंने अच्छा बताओ, ये बताओ, आपके जेब में अगर 80 पैसे हैं तो क्या कहोगे कि 100 रुपया है? तो आप क्या कहोगे? ये कहोगे? अच्छा भाई, आप भाई हमारी पूंजी क्या है बताना? हमारी पूंजी हमारे लोग हैं। मुझे पता है कि 80% लोग हमें वोट करेंगे, तो हम 80 न कहेंगे? तो आप कोशिश नहीं करेंगे कि वो 100% वोट मिले? भाई हाथ पैर तो सबका जोड़ते हैं। हम बैंक में जाते हैं, भैया 100% फाइनेंस कर दो, तो बैंक वाला कहता नहीं 85 से ज्यादा नहीं देंगे। क्यों भैया? साइकिल साहब बताओ। आप कोशिश भी नहीं करते ना भैया। हम 15% के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं। सबको पक्का मकान दिया है, सबको बिजली दिया है, सबके घर के बम्बा लगवा हुआ है, सबका 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज दिन है, सारा इंतजाम तो की नहीं, यही हाथ पैर है भैया। और बताओ, गोड़ और छुई ले नहीं, नहीं, ताली मत बजाइए, सुनिए। कितने जगह के धार्मिक स्थल तोड़ दिए गए, कितनों की मस्जिद तोड़ दी गई, कितनों के मकबरे तोड़ दिए गए, एक को भी बुलाया नहीं गया मस्जिद बनने के लिए। ये सब इनिशिएटिव कौन लेगा? नहीं, ये हमारा काम नहीं है तोड़ना उड़ना, ये हमको बनाने का काम करना है। तो टूट रहा है तो आप बताइए, हम उसकी मदद करेंगे। कितनी जगह टूटा है? दरखास्त ला, कितनी जगह टूटा है ब्रजेश तो भाई? आप क्या चाहते हैं कि जो सड़क टूटी उसी को हम जाएं? सड़क मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सबका देश है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम खुलेआम कह रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। मुसलमानों को भी, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, हिंदू जिनका... मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, हम सबकी मदद करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। इनको लेकिन आक्रांता स्वीकार नहीं है। इनको वोट भी, लेकिन आक्रांता स्वीकार नहीं। इनको टिकट भी देंगे मुसलमानों को, जीतने की गारंटी जिसकी हो उसको दे देंगे। आप सर्वे करके बता देना, आप सर्वे करके बता देना, जीत जाएगा दे देंगे। और जो हार जाते हैं उनका टिकट कट जाएगा। देखिए, जो लोकतंत्र में, बहुसंख्यक सुमित भैया, लोकतंत्र में ये जो हमारा हेड है ना, ये जब लोकसभा में जितने मेंबर जीती जाते हैं, विधानसभा तभी सरकार बनती है। हम जीतेंगे तभी सेवा का अवसर मिलेगा, तो इसमें जीत की गारंटी पर हम टिकट देते हैं। तो जो बहुसंख्यक समाज के लोग 80% वाले लोग जो हैं, वो जो चुनाव हार जाते हैं, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं? देखो, प्रत्याशा रहती कि हमारा लड़का जो है, हमारा भाई, हमारा जो भी परिजन है, वो टॉप करेगा। 99.99 आते हैं, और बच्चे का अगर नंबर कम आ गए तो क्या करोगे उसका? उम्मीद तो बेहतर रहती ना, उम्मीद होगी तो आप सर्वे करके बताओ ये जीत जाएगा, दे देंगे। हमारे सर्वे कहाँ मानते हैं आप? मान लेंगे। हम जैसा सर्वे करते हैं तुरंत कह देते हैं। नहीं, मान लेते हैं ये सर्वे जो है, मैंने कई बार आपसे बैठ के कहा है, सुमित जी आपका सर्वे बहुत सही है। नहीं, कई बार ये सब आपने फोन करके कहा है, सब सार्वजनिक तौर पे नहीं कहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, देखिए 10 मिनट का समय बचा है अपने पास, और 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं चाहता हूं डिप्टी सीएम के तौर पर आपकी तरफ से जरूर बयान मिले मुझे। जो कुछ नोएडा में युवराज मेहता के साथ हुआ, वो लड़का जिस तरीके से 3 घंटे मदद के लिए चिल्लाता रहा, गड्ढे में डूबा हुआ, आपको लगता नहीं है कि आपकी जो व्यवस्था वहां थी वो फेल हो गई? मैं सुमित जी, मैं बहुत इस प्रकरण को लेकर के दुखी था। हमने स्वयं, मैं पहला व्यक्ति था अपनी सरकार में जिसने इसको, हमने भर्त्सना की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी दोषी हो कड़ी कार्रवाई हो। और मैंने ये भी कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े, हर स्थिति में उसे न्याय मिलेगा। एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी है, उस रिपोर्ट में क्या है, तो कब पता लगेगा हम लोगों को? आपको शीघ्र पता चलेगा। और मेरी प्रतिबद्धता है कि हम बेटे के परिवार के साथ खड़े मिलेंगे। और पहला व्यक्ति मैं था जो, मैंने आपको भी वीडियो भेजा था, और सबको मिला होगा। हर स्थिति में उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, और जो भी दोषी अफसर हैं कड़ी कार्रवाई हो। नहीं तो ये मतलब आपकी जो टीम थी वहां पे, एनडीएमए की, एसडीएमए की, वो तैयार नहीं थी, उनको नहीं पता था कि कैसे सर्दी में बच्चे को बचाया जा सकता है। मैंने ये भी कहा है, आप मान रहे ना, फेलियर है। मैं मानता हूं लापरवाही होगी या कोई दोषी होगा, इसमें कड़ी कार्रवाई हो। मैं संस्तुति करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से संस्तुति करता हूं, लिखित में भी कर चुका हूं। और मैं पहले दिन, जिस दिन घटना घटी, उसकी रात में हमने ट्रेन से या कहीं बाहर था, मैंने वीडियो बना के जारी किया। मैं लखनऊ में नहीं था,
मैं ट्रेन में था या कहीं बाई रोड था, मैंने वीडियो बना के जारी किया, इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और पहला व्यक्ति मैं था, मैं खुल के सामने आया। बहुत अच्छा, इतनी साफगोई से ताली बजानी चाहिए सर के लिए, इतनी साफगोई से बात कर रहे हैं। और जो कानपुर में किया पुलिस ने लैम्बोर्गिनी वाले कांड में शिवम मिश्रा के साथ, उसमें तो वीडियो दिख उसमें रहा है, तो पुलिस अदालत कहां से निकाल रही है, उसमें तो सब चीजें पलट गई। देखिए, देखते उसमें देखते अदालत ने उसको बेल दी है, हमने अखबार में देखा है, और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, कानून उसमें व्यवस्था जो का, जिन लोगों ने बचाने का प्रयास किया था उनको हटा दिया नौकरी से, उनको सस्पेंड किया गया, उसको लाइन हाजिर किया गया। एक गलत ड्राइवर खड़ा कर दिया कि ये गाड़ी चला रहा देखिए, था, कोई कोर्ट भी ने मना व्यक्ति- कर दिया, कोई भी ये सब व्यक्ति- चीजें सामने हो रही हैं आंखों के। तो उसीलिए तो हटा है, जो एसएचओ था इसलिए उसको लाइन हाजिर किया गया। आपकी पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। देखिए, कमियां सब में होती हैं, लेकिन हमारा दायित्व है, हम कस्टोडियन है, जो कमी है उसको हम चिन्हित करें और कार्रवाई करें। हमने कार्रवाई की है। अब पुलिस की बात चल रही है, तो जो प्रयागराज में हुआ अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ, उनके शिष्यों के साथ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि वो जो चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो जिस तरह के चोटी वीडियो नहीं बने खींचना उसने नुकसान पहुंचाया, चोटी नहीं खींचना चाहिए। जिसने भी किया है, आपको बल का प्रयोग करना है तो लाठी लीजिए, और आपको अन्य संसाधन मिले हैं। चोटी खींचना महाअपराध है, और जिसने भी खींचा होगा देखना कि कई बरस बाद भी उसको बहुत पाप पड़ेगा, बहुत पाप पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे थे, आप 14-15 देखिएगा, साल पाप के। पड़ेगा। मैं कह रहा हूं पाप पड़ेगा जिन लोगों ने चोटी खींचा है। हम तो हिंदू मैथोलॉजी में भरोसा करते हैं, और ये जान लो, खाता बही सब लिखा जा रहा है। जिन लोगों ने चोटी को ऐसे छुआ होगा उसको पाप पड़ेगा। नहीं, पाप तो जब उनके कर्मों का पड़ेगा पड़ेगा, पर सरकार आप की देखिए, तरफ से कार्रवाई भी नहीं हुई उस पर एक भी पुलिस अधिकारी पर प्रयागराज ये अलग विषय है, इस पर गंभीरता से विचार हो रहा, काम चल रहा है। आपको हम समय आने पर बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। समय आने पर बताएंगे सुमित जी। लेकिन ये पीड़ाजनक है। इसको किसी भी अबोध बालक का या किसी भी व्यक्ति का जो धार्मिक मान्यताओं के तहत अपनी चोटी रखे, उसको टच करना अपराध है। आप इतना खुल के बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, आप किस तरफ है? डिप्टी सीएम की तरफ है कि सीएम की तरफ है? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के स्टैंड को लेकर आप क्या चाह रहे हो, पाला खींचना, कबड्डी हो रही कोई? नहीं, डिप्टी सीएम ने जो कहा, सीएम ने कहा, आमने सामने। मैं इसलिए पूछ इस रहा हूं, प्रदेश को चलाने के लिए मैं आम 25 करोड़ जनता के साथ खड़ा हूं। जनता किसकी तरफ जाए? जनता मेरी तरफ है, आप किसकी तरफ है? मैं जनता की तरफ हूं। शंकराचार्य जी के मामले पे डिप्टी सीएम और सीएम के रुख में आप किसकी तरफ है? हम जनता के साथ खड़े हैं, जन भावनाओं के साथ खड़े हैं, और इस प्रकरण में वास्तव में जो पुलिस कर्मियों ने कुकृत्य किया उसको कभी कोई माफ नहीं करेगा। आगे बढ़ता हूं, एक इंपॉर्टेंट और मामला आया, एक फिल्म आई और उसको लेके आपने प्रोटेस्ट किया और आपकी बात सुनी गई, और वो फिल्म को नाम बदलना पड़ा, घूसखोर, है ना? मैं ये नाम आगे भी कह दो। घूसखोर पंडित फिल्म का नाम, आप भी हैं। घूसखोर पंडित फिल्म का नाम था। और मेरा ये कहना कि व्यक्ति हो सकता घूसखोर। आप घूसखोर रामासरे कर देते, घूसखोर शिवसागर कर देते, घूसखोर भूपति कर देते। आप किसी समाज को, इतने बड़े समाज को, और जान लीजिए उस समाज को जिसने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, नहीं कर सकते। मैंने तत्काल प्रतिवाद किया, आपने और दिल्ली में मैंने कहा, बिल्कुल, और मैं भारत सरकार का आभारी हूं। उन्होंने तत्काल 1 घंटे के अंदर उसको कहा, इसको हटाओ, हट गया। ऐसी फिल्म और आई थी 20-25 साल पहले, तब इतना विवाद नहीं हुआ था, उसका नाम था पोंगा पंडित। वो गड़बड़ रहा है, वो ठीक। तब ब्रजेश पाठक नहीं थे राजनीति में। नहीं, मैं जानता हूं, अभी भी लोग हमसे पूछ लेते हैं, लेकिन ये सब ठीक नहीं। जानते हो क्या है, ये सब टेम्परेरी तौर पर अपने को चर्चित करने के लिए है। अभी क्या है, हम आप साधारण ढंग से बैठे हैं, और अभी कुछ उल्टा पुल्टा करके बैठ जाए, मान लीजिए हम उधर को बैठ जाए, तो ये चर्चा फैल जाएगी। आज के शो में पाठक जी सुमित अवस्थी स्क्रीन देख रहे थे, जनता पीठ देख रही थी, ये खबर बनेगी, ये खबर तो नहीं बन पाएगी। तो उल्टा खबर चलाने के लिए केवल जो इस तरीके के लोग हैं जो सिनेमा को चर्चित करना चाहते हैं, पोस्टर में अल्ट बंड लिख देंगे, पहले दिन से ही चर्चित हो गए। अब आप सोचिए नाम बदल जाए, लेकिन हर आदमी शो में जाएगा देखने, देखी है क्या किया मनोज जी ने। चर्चा लाने के लिए कुछ नहीं है, जबकि वो फिल्म एक ब्राह्मण नहीं बनाई। मैं कह रहा हूं, ब्राह्मण उसमें हीरो, सारे लोग, पांडे, मनोज वाजपेयी। जब आप व्यवसाय में उतरते हैं तो समाज छूट जाता है। ये बात क्या राजनेताओं पर भी फिट होती है? देखिए, जब आपको वोट लेने होते हैं तब आप अपने मतलब से इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, हम कर्मों से, अपने कर्मों से आपको कहीं नहीं दिखेगा कि हमने किसी व्यक्ति को इग्नोर किया है। इवन देन, आप जिनकी चर्चा मैं फिर करूंगा, जो हमें वोट नहीं देते हैं,
उनको भी हम, हमारे गांव में कहावत कहते हैं, जैसे गांव में बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो क्या करते हैं, हमारे यहाँ बिन बुलाए मेहमान आता है, जिनको हम बुलाते हैं उनके लिए खटिया उटिया बिछा कर रखते हैं, जो नहीं बुलाए जाते फिर भी आ गए अचानक आगंतुक, उनको दरवाजे पर हम उचित जगह लिटाते हैं, भोजन कराते हैं, सुबह वापसी का किराया देते हैं। ये हमारी संस्कृति है। तो जो हमारे मतदाता नहीं है, अगली बार देंगे, चुनाव को एक बार तो लड़ना नहीं है, जलंबर यही काम करना है, तो आज नहीं कल दोगे, हम सबका हाथ पैर इसलिए जोड़ते रहते हैं। नहीं, पर आप ये कर नहीं रहे, आप तो नमाजवादी बोल देते हैं सपाइयों को, क्या वो मुसलमानों की पार्टी है। ये ब्रजेश जी का मैं इसलिए बोलता हूं, आप सब लोग सहमत होना तो बताना भैया। देखिए इधर देखो सुमित जी, हम जो लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, समाज सेवा करते हैं, ये काम के आधार पर वोट मांगने के अधिकारी हैं। कहो हाँ बिल्कुल, काम करिए, वोट मांगिए। समाजवादी पार्टी काम पर वोट मांगती है क्या? आप ये बताओ बस। अब 10 साल से तो आप ही सत्ता में, तो क्या काम करेंगे? पुराने काम पर मांगे, चार दाएं उनके। अरे वो गिनाता है भाई कि हमने मेट्रो बनाया, हमने एक्सप्रेसवे बनाया। पहले मेरी बात सुन लो, अखिलेश जी बोलते हैं पहले मेरी बात। फैक्ट है कि नहीं? आप ये कोई इनकार करेगा, सबसे पूछ लीजिए कि मेट्रो किसके वक्त में उद्घाटन हुआ। मेरी बात आप सुन लो। दिल्ली और पूरी बात कहे तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो एक्सप्रेसवे बना वो कब बना? अच्छा, पूरी मायावती जी ने शुरू किया, अखिलेश जी ने बना। पूरी बात बना कि नहीं बना? पूरी बात पहले आपने, समाजवादी पार्टी एक 3 बार उनके माननीय नेताजी, एक बार भैया जी, 4 दाएं रहे, 4 बार का नैरेटिव क्या है आप बता दो, आप बता दो, निष्पक्ष बताना। यहां पर हाँ करेजे हाथ रख के, झूठ नहीं बोलना, पत्रकार न बनना, सही बोलना। नहीं, पत्रकार क्या झूठ बोलते हैं आप ये कह रहे हैं? नहीं, मतलब आप माहौल पत्रकार झूठ बोलते हैं। नहीं, मैं कभी नेताजी हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। झूठ बोल, जो मैंने गलत शब्द निकल गया, मैं इसके लिए खेद प्रकट कर दूं। मैं कह रहा हूं असत्य ना बोलना, आप सही बता दो, आत्मा पर रख के नैरेटिव क्या है? नैरेटिव होता क्या है? नैरेटिव मैं बता रहा हूं। विमर्श ये है, पब्लिक ये कहती है कि ये गुंडों को पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी है, ये बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालने वाली पार्टी है, व्यापारी को लूटने वाली पार्टी है, व्यापारियों से चौथ वसूलने वाली पार्टी है, ठेका करेंगे तो भैया करेंगे, सड़क बनाएंगे तो भैया बनाएंगे, खनन करेंगे तो भैया करेंगे। नहीं, ये पाप है। आप सुनो, मैं सबसे कहता हूं, आप सब उत्तर प्रदेश के लोग, हमारे भाई बहन सुने, भारतीय जनता पार्टी को आप समाजवादी पार्टी से तुलनात्मक अध्ययन करो, जरा कांग्रेस का भी अध्ययन करो। यही 3 दल उत्तर प्रदेश में खासकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अभी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना नया चुना है। कोई व्यक्ति देश का जितना भी राजनीतिक बड़ा हो, क्या बता पाया था भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? आपको भी तो करीब 30 साल, 30-35 साल से मैं देख रहा हूं जर्नलिज्म में, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता पाया। नितिन नवीन साहब बनेंगे, नितिन नवीन साहब को भी नहीं पता था, कोई नहीं बता पाया ना। हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड देखो आप, अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर आफ्टर देन उसमें आपको सिख समाज का प्रतिनिधित्व है, उसमें ओबीसी का है, उसमें सभी राज्यों का है, और सबको साथ लेकर के पार्लियामेंट्री बोर्ड दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी के आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप चेक करिए, चुनाव आयोग के वेबसाइट पे जाकर के आपको सभी समाज के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग मिल जाएंगे ना भैया? बोलो भैया ना। कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस में भैया नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है कांग्रेस के। इधर सुनिए तो, इधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भैया हैं। इधर सुनो मेरी बात। मैं पूछ रहा हूं भाइयों से, भैया उनका भी नाम हो सकता है। आपने सबसे पूछा, मैं भैया उनका भी हो सकता है। सुनो, देखिए छाता सोनिया जी पर ही लगता है। खड़गे जी भी बयान में कहते हैं हाईकमान से पूछ के बताएंगे, कहते कि नहीं कहते? बताओ भैया, बोलो ना। सुनो, और फिर भैया इधर देखो, भैया, बहन जी, और अम्मा, और उसके बाद खड़गे जी, और उसके बाद कभी कभी वो भी आ जाते हैं वॉकिंग करते हुए। क्या नाम उनका कि हम प्रधानमंत्री बन सकती हैं? क्या नाम उनका है? क्या नाम उनका जो वॉकिंग करते हैं लोधी गार्डन में? नाम बताइए, क्या नाम उनका है जो ऊंचा वाला कोट पहनते हैं? क्या नाम उनका है? बताइए ना। आप बताइए, आप रहते हैं, आप बताइए ब्रजेश पाठक, आप मेरे साथ राजनीति नहीं खेल सकते हैं। अच्छा, वो भी आप मुझे 30 साल से जानते हो, तो मैं भी आपको 30 साल से जानता हूं। वो भी कभी कभी कह देते हैं पूरा बहन जी उनकी पत्नी बन सकती हैं, वो भी बोल देते हैं। हो गया कांग्रेस का, छोटा सा बता दिया मैंने हिसाब। समाजवादी पार्टी का है ये, वेबसाइट पे जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया, महासचिव चाचा, छोटे महासचिव छोटे चाचा, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी भतीजा, फिर उसके बाद मुख्य भूमिका में भौजाई। पार्लियामेंट्री बोर्ड पूरा एक ड्राइंग रूम में बैठ के चलता है।
ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात करते हैं। इन लोगों ने संविधान को अपनी मुट्ठी में कैद करके जनता को गुमराह करके वोट हासिल करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज अगर समाजवादी पार्टी को वोट न दे, प्रधानी नहीं जिता पाएंगे। ये आपने परिवारवाद को बेसिकली टारगेट किया कांग्रेस और सपा के नाम पर। बसपा में भी तो परिवारवाद है। आप मायावती को आज याद नहीं कर रहे हैं। केवल 3 मिनट का वक्त रह गया हमारे बीच। क्या वो मायावती जी ने आकाश को बना दिया। आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? आपने उस पर सवाल कोई पूछा मुझसे? अरे आपने चौथी पार्टी सवाल पूछा, आप ही कह रहे थे उनको, आपने नमाजवादी कहा। चौथी पार्टी है वो आपके राज्य की। सवाल ही नहीं पूछा। हमने तो कांग्रेस में भी नहीं पूछा। हमने तो कांग्रेस में भी नहीं पूछा। आपने बार-बार तो कांग्रेस में भी नहीं पूछा। आपने, मैंने इसलिए बताया कि जो एक आधारभूत ढांचा है, लोकतांत्रिक पार्टी इस देश में मात्र भारतीय जनता पार्टी नहीं। बीएसपी के बारे में क्या टिप्पणी है आपकी? मेरा कहना है, मायावती जी ने अपने भतीजे को, आकाश को, एक तरीके से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। क्या ये उचित है? इस पर बीजेपी के ब्रजेश पाठक की क्या राय है? देखिए, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है और हमारा ये मानना है कि हम उसके बीच इधर देखिए ना, इधर देखिए, जो मुख्य बात है उस पर आइए। क्या आप उनको मानते हैं? नेता है मायावती जी देश की। क्या आप उनको 16, 17, 18% वोटर की नेता है भाई आज की तारीख में। सारा का सारा सवाल उधर ही पूछा है। हाँ, सारा का सारा सवाल सपा पे ही पूछा है आपने वहीं से शुरू किया। बाबर सपा ने लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को हराया यूपी में, इसलिए सपा सबसे बड़ा अपना विरोधी है। बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी है कि नहीं सपा लोकसभा में? ये 37 सांसद लेके जो टेम्परेरी जीत होती है वो बहुत लंबा नहीं चल सकती। इन्होंने गुमराह करके आप बसपा पे नहीं बोल रहे हैं तो क्या मैं ये मान के चलूं नवभारत के मंच पे ब्रजेश पाठक ये हिंट देके जा रहे हैं कि अगले चुनावों में बसपा और भाजपा के बीच कोई समझदारी हो रही है? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं है। मैं आपसे कहकर जा रहा हूं, मैं उनके बारे में चर्चा मैंने आपसे किया है जिनके सवाल आपने हमसे पूछे। नहीं, अभी सुना है कि बीएसपी सुप्रीमो को दिल्ली में बंगला भी मिल गया है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। आपको तो सारी जानकारी होती है, ये जानकारी कैसे मिस हो गई आपके पास से? आपकी तो नेता रही हैं, आप उनके पीछे सदन में बैठते थे, हमने आपको देखा है भाई, हमने आपको राज्यसभा में कवर किया है, खूब कवर किया है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ अंडरस्टैंडिंग है रही है मुझे बसपा और भाजपा? मुझे अभी कोई जानकारी नहीं। आपके शब्द भी तलखी वाले नहीं है। मुझे कोई जानकारी नहीं। आपकी मुस्कुराहट बता रही है बहुत कुछ। आपके चेहरे में बहुत कुछ लिखा हुआ है आज, जैसे आप मुझे पकड़ रहे थे ना। चलिए, मैं आपको और मुसीबत में डालता हूँ। एक चीज और जो हम मुसीबत में डालिए जब नहीं एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा ब्रजेश भाई आपसे, और वो ये कि आज की तारीख में छात्रों के भविष्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं गुस्से में, हर हफ्ते वीकेंड पे प्रोटेस्ट होते हैं। मैं पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो दैनिक दिनचर्या है इसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा। रात में कोई सो नहीं रहा है। जो आज के युवा पीढ़ी है, जो 16 से 25-30 के बीच में है, ये देर तक जग रहे हैं। इंटरनेट अच्छा चल रहा है इस कारण। तो मेरा अनुरोध है सब लोग प्रकृति के साथ चलें, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें और खान पान वही करें जो अनुमन्य है, और शरीर को और मन को स्वस्थ रखें। और जब शरीर मन स्वस्थ होगा तो कल भारत तुम्हारे पास होगा, और आने वाले कल को आपको स्वीकार करना है। आने वाले कल की ताकत आप हमारी ताकत हो। और मैं प्रधानमंत्री जी की बात को दोहराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम 1 लाख नए नौजवानों को देश की सत्ता में आगे लाना चाहते हैं। नौजवानों, आपको तैयार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहता हूं, तैयार हो जाओ और देश की सत्ता को कब्जा कर लो। मुझे लगा मैं योग गुरु रामदेव का इंटरव्यू कर रहा हूं। मुझे लगा ही नहीं कि ब्रजेश पाठक जी का इंटरव्यू कर रहा हूं। सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी, रात को जल्दी सो जाओ। अब आपकी तरह कुछ टिप्स तुम्हें देना पड़े, आपने कितना घटा लिया है। जो नौकरियों को लेकर परेशानी है, गुस्सा है, उसको लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम लगातार यूजीसी का मामला देखा, हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने सरकारी सेवाओं में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.5 लाख से अधिक नौजवानों को उनकी मेधा कौशल के बुद्धि के आधार पर नौकरी मिली है। कोई इसमें पर्ची खर्ची नहीं चली है जैसा पुरानी सरकारों में होता था। और जो नए उद्योग लग रहे हैं, सब में लाखों की संख्या में मैं कह रहा हूं लोगों को रोजगार मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो ओडीओपी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो पूरे दुनिया में तहलका मचा रहा है। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, अलीगढ़ के ताले, रामपुर की वायलिन। रामपुर को लोगों ने चाकू के लिए बदनाम कर दिया था। रामपुर की वायलिन का संगीत पूरी दुनिया में बिखर रहा है। पीलीभीत की बांसुरी, अमरोहा की ढोलक, घर में जब मुंडन पसनी होता है तो ढोलक बजती है।
बजती है आपके हाँ, यहाँ? बिल्कुल, बिल्कुल। ढोलक कहां बनती है, कोई बताएगा? केवल अमरोहा में बनती, पूरे देश में अमरोहा की ढोलक जाती है। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, बनारस की साड़ी, बिटिया के हाथ पीले करने बनारसी साड़ी एक जरूर आप देंगे। ऐसे ही भदोही के कालीन के बगैर तो कालीन का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। प्रयागराज का अमरूद, प्रतापगढ़ का आंवले का मुरब्बा, टांडा के हाथ के बने कपड़े, लखनऊ का जो खान पान है इस बार यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया। लखनऊ का चिकन, लखनऊ का खान पान यूनेस्को ने अपनी सूची में डाला है। आप सोचिए उत्तर प्रदेश को। ओडीओपी तो अद्भुत योजना है आपकी। देखिए ओडीओपी ऐसे ही हम लाए हैं, तो तारीफ होनी ऐसे चाहिए, ही जम के तालियां बजनी ऐसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन हम लाए हैं। हर जिले में कुछ ना कुछ टेस्ट है। आप चले जाइए फतेहपुर में मालवा का पेड़ा, चकलवंशी के रसगुल्ले, मैगलगंज के रसगुल्ले, हमारे जौनपुर की इमरती, आपके मुंह में पानी आ रहा है, इतना अच्छा टेस्ट है। लखनऊ की चाट, मतलब उत्तर प्रदेश को ब्रांडिंग देने का काम, और उत्तर प्रदेश यही रोजगार है ना। सवर्ण समाज क्यों नाराज है? कोई नाराज नहीं सिंपल सी भैया, बात। कोई नाराज नहीं है। सवर्णों के रोज वीडियो देखिए, वायरल हो रहे कोई हैं, नाराज तमाम नहीं नेता है, पैनल पे हम बैठते सब हैं। साथ हैं। और सुनिए, मैं आपको कि सवर्ण समाज मैं- को रिप्रेजेंट मैं करते हैं। बता रहा हूं, मैं आप बता रहा सबसे हूं। बड़ा चेहरा है इस मैं पार्टी बता रहा का। हूं, हम ये पूरी तरह से अपने समाज के साथ खड़े हैं और उनकी पीड़ा को हम समझते हैं, और समय आने पर रेक्टिफाई होगा। और हर स्थिति में हम सर्व समाज के साथ खड़े हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने का काम हमारी पार्टी कर रही है। आपके वीडियो वायरल हुए थे, ऐसा क्यों था कि आप कुछ बोले नहीं चलेगा? वायरल तो आप करते हैं, हम करते हैं। और क्या, मीडिया करते हैं। अच्छा, आप बोलते नहीं है खुलकर। देखिए ऐसा है ना, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे चुप बहुत बड़ा शब्द होता है, चुप्पी की भी आवाज होती है, बहुत आवाज होती है। मौन आप की महसूस भी आवाज। करिए, जब आप कुछ कह नहीं पाते हैं तो आंतरिक पीड़ा आपको किस ढंग से रोकती होगी, कैसे क्या करते होंगे आप अपने को मैनेज करिए। कभी आपको कुछ कह दे कोई तो आपको कैसा लगेगा? तो सोचिए कि हम कितने बड़े उस दौर से गुजर रहे हैं माइक पे। जब हमको लोगों के साथ खड़ा होना है, और लोगों के साथ में खड़ा हूं। आप, क्योंकि मैंने आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, अभी आप पिछले दिनों मेरठ में थे, आपके आंखों में आंसू आ गए, आप भावुक हो गए गरीबी को देखकर। आप उसका मैं ये मतलब बहुत ही टची वीडियो था। उसका कारण हुआ ये सुमित जी, हम गए आदरणीय हरिओम पवार जी के कार्यक्रम में, बहुत बड़े कवि हैं। उस कार्यक्रम में हरिओम पवार जी ने मुझे बहुत बड़ा ऐसा बता दिया कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा हो गया है। तो मैंने एक व्यक्ति को पीछे खड़ा देखा, तो मैंने कहा माइक से कि हम इस जब पढ़ने के लिए आया तो मैं, हवाई चप्पल थी, जाड़े में जूता नहीं होता था, एक पैंट शर्ट था, उसी को धोते सुखाते थे, हाथ से बना के खाना खाते थे। आटा मारना मुझे आता है, कभी आटा ज़्यादा हो जाता, कभी पानी ज़्यादा, ऐसा करके ढेर सारा आटा मर गया। अम्मा ने स्टोव रखा था, स्टोव तो अब कोई आता ही नहीं है, स्टोव मिट्टी के तेल वाला, स्टोव तवा रखना भूल गई। मुझे पहला दिन याद है जब मैं पढ़ने आया घर से, कमरा किराए पे लेकर रह रहा था और तवा नहीं था, तो मैंने स्टोव पे सीधा रोटी डाल दिया हाथ से बना के, और काली रोटी और आलू की सब्जी मैंने बना खाया, प्योर काली रोटी थी। वो दिन आज भी वो टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं समझता हूं जो गरीब आदमी है, 8x8 का कमरा था, सार्वजनिक शौचालय में जाता था, 50 रुपये महीने का खर्चा मिलता था, उसी में पूरा दिन चलाना, आने जाने का किराया भी उसी में था। तो मैं गरीब आदमी की पीड़ा समझता हूं। जब मैं किसी को रोते देखता हूं तो अपना चेहरा उसमें देखता हूं, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आए थे कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं जो भी हूं उस गरीब आदमी की पीड़ा को दूर करने के लिए मैं उसी के साथ खड़ा रहूंगा, हर परिस्थिति में उसके साथ रहूंगा, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी मदद करूं। आप देखते होंगे प्रतिदिन मैं 1500 लोगों से मिलता हूं, तो कई लोग आते हैं तो मुझे डांटते हैं, चिल्लाते हैं, तो मैं स्वीकार करता हूं, अपने सहयोगियों से कहता हूं ये जो पुलिस के लोग हैं उनको पकड़ा, नहीं, ये जो कह रहा है ये हमारे लिए प्रसाद है, हमारी जिम्मेदारी है मैं सुनूं। हमारी जिम्मेदारी का प्रथम पक्ष यह कि उसकी बात मैं सुनूं और सुनकर के उसकी पीड़ा को दूर करूं, भले ही मुझे कुछ कहता है मैं स्वीकार करूंगा। यही पूंजी है ब्रजेश पाठक साहब की, जो इतने सालों से राजनीति में रहकर भी अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखे हुए हैं, जमीन पे अपनी पकड़ को बना के रखे हुए हैं, और लगातार राजनीति के हर रोज नई सीढ़ी को चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके, थैंक यू। जोरदार तालियां मित्रों।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया।